नमस्कार, आप सभी का प्रेपमार्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। साथियों, कल अपन ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, जो हिस्ट्री का टॉपिक है। आज अपन हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल। और इससे रिलेटेड हमेशा कई सारे सवाल परीक्षा में बनते हैं। तो कल अपन लगभग 150 प्लस सवाल पढ़े थे अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के। और आज जितने भी इस टॉपिक के सवाल बन रहे हैं, लगभग अप्रॉक्स 200 वन लाइनर क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको ये जो PDF है, ये अगर आप चाहिए तो हमें DM कर सकते हैं 7014975639 पर। वहाँ पर हिस्ट्री के सभी टॉपिक के वन लाइनर अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं और टॉप 200 वन लाइनर को देखते हैं। इसमें से एक भी सवाल बाहर नहीं रहने वाला है। अगर आप चैनल पर आ गए तो फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथियों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें से एक भी सवाल आपके बाहर नहीं आएगा, चाहे कितने हार्ड से हार्ड सवाल आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो सही आंसर होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। दूसरा सवाल है, द्वितीय नगरीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो लोहे के इस्तेमाल से कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन। प्रथम नगरीकरण किसे का माना जाता है? अगर पूछा जाए कि प्रथम नगरीकरण, तो जो प्रथम नगरीकरण है वो है हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। आगे पूछा जाए कि द्वितीय नगरीकरण की प्रमुख विशेषता कौन सी है या कौन से मृदभांड है? तो द्वितीय नगरीकरण के दौरान जो मृदभांड थे वो उत्तरी काले चमकीली मृदभांड थे। ये ध्यान रखिएगा, चमकीले। आहत सिक्के की शुरुआत कब मानी जाती है? तो जो पंचमार्क कॉइन्स होते हैं उनकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। अपन SSC GD, SSC MTS, साथ ही साथ अन्य जो एग्ज़ाम है उनको टारगेट कर रहे हैं। अगर आप इससे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेस्ट सीरीज़ का लिंक दे रखा है वो भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मात्र 99 में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री मिलने वाली है। नेक्स्ट है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल कई बार रिपीट होता है। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं? अगर जैन ग्रंथ का पूछा जाए तो आपको उत्तर करना है भगवती सूत्र। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में गांधार और कंबोज के स्थान पर किन का उल्लेख है? तो इनकी जगह पर उल्लेख सीवी एवं द्रशान का। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों में से कितने राजतंत्रात्मक और कितने गणतंत्रात्मक थे? ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप कोई भी एग्जाम देके आए और देख लेना, अगर इस टॉपिक से सवाल आता है तो अपने इस वीडियो में से एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। 16 महाजनपद थे, जिसमें से 14 जो राजतंत्रात्मक थे और 2 गणतंत्रात्मक थे। अब 2 गणतंत्रात्मक कौन से थे ये भी पूछा जाए तो 2 गणतंत्रात्मक थे, वज्जी था और एक मल था। तो 14 तो राजतंत्रात्मक हो गए, 2 गणतंत्रात्मक हो गए, और गणतंत्रात्मकों में एक वज्जी और दूसरा मल हो गया। आगे देखें तो 16 में से कितने महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे? अगर ये पूछा जाए तो गंगा घाटी में 10 महाजनपद स्थित थे। अपन ने इस टॉपिक से एक भी सवाल को नहीं छोड़ा है। छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा जो सवाल बन रहा था उसको अपन ने ऐड करने की पूरी कोशिश की है। सर्वाधिक शक्तिशाली 4 महाजनपद कौन कौन से थे? अगर सर्वाधिक शक्तिशाली पूछे तो 16 महाजनपदों में से मगध, कौशल, वत्स और अवंती जो थे ये सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद माने जाते थे। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में किन 2 राजनीतिक संस्थाओं का ह्रास होना शुरू हुआ? तो सही आंसर होगा सभा तथा समिति का। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली पूछा जाए तो सबसे शक्तिशाली था मगध। नेक्स्ट है, काशी महाजनपद का चित्र वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो जो काशी जनपद है वो वर्तमान अगर देखें, वर्तमान स्वरूप में देखें तो ये वाराणसी के आसपास का चित्र जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला सवाल है, मगध के उत्कर्ष से पूर्व सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो तब था काशी, उसके बाद मगध हो गया था। आगे देखिए, वाराणसी किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल। तो वाराणसी जो है वो वरुणा एवं अस्सी जो नदी है उनके संगम पर स्थित है। वरुणा एवं अस्सी नदी के जो वाराणसी है वो मुख्यतः गंगा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन अगर कहा जाए तो वरुणा एवं अस्सी के नाम के कारण ही इसका नाम वाराणसी पड़ा था। तो कई जगह वरुणा एवं अस्सी नदियों के संगम पर स्थित भी प्रश्न उत्तर माना गया है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? अगर ये पूछ लिया जाए तो इसका मिलता है काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थववेद में। काशी को अन्य किस नाम से जाना जाता है था? तो अविमुक्त चित्र, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राजा ने लंबे संघर्ष के बाद काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था? तो लंबे संघर्ष के बाद जो कौशल के राजा कंस थे उन्होंने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था। नेक्स्ट है, अंततः काशी का मगध में विलय किसने किया था? तो ये किया था अजातशत्रु ने, ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है, प्राचीन काल में काशी किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो जो काशी हुआ करता था वो सूती एवं रेशमी वस्त्र तथा घोड़ों के व्यापार के लिए बहुत ही फेमस था। साथियों, अगर आपको करंट अफेयर की भी पीडीएफ चाहिए तो भी आप हमें डीएम कर सकते हैं 7014975639 पर। मात्र आपको 99 रुपीज़ में पिछले 7 से 8 महीनों के करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेंगे। इसमें से एक भी सवाल अपना बाहर नहीं जाता है। अगला सवाल है, कौशल का चित्र वर्तमान में कहाँ स्थित है? अगर कौशल का वर्तमान चित्र देखा जाए तो ये फैजाबाद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसके आसपास का चित्र है। नेक्स्ट है, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या थी? तो जो उत्तरी कौशल उस समय हुआ करता था उसकी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की थी कुशावती, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रामायण काल में कौशल की राजधानी क्या थी? अगर रामायण काल में कौशल की राजधानी पूछा जाए तो थी अयोध्या, जिसे साकेत कहा जाता था। अंततः कौशल को मगध में किसने मिलाया? ये सवाल रिपीट हो गया है, तो ये अजातशत्रु ने मिलाया था, जैसा कि अपन ने ऊपर देखा। श्रावस्ती की पहचान किन आधुनिक स्थलों से की जाती है? तो महेत और सहित, ये ध्यान रखिएगा। कौशल राज्य को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो कौशल राज्य को 2 भागों में बांटती थी सरयू नदी। नेक्स्ट है, प्रसेनजीत कितने राजाओं के समूह का स्वामी था? तो ये 5 राजाओं के समूह का स्वामी था। प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो इसका आंसर होगा खेमा ने। बुद्ध और प्रसेनजीत की भेंट का वर्णन किस स्तूप पर अंकित है? जब आप भरहुत स्तूप के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस स्तूप पर बुद्ध और प्रसेनजीत की भेंट का वर्णन किया गया है। भगवापी कौशल को अहम्पी कौशल को ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था प्रसेनजीत ने। नेक्स्ट है, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किसके साथ किया था? तो मगध नरेश अजात शत्रु के साथ, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखें तो प्रसेनजीत का विवाह शाक्य राजकुमारी के बदले किस दासी से हुआ था? तो हुआ था वासव खतिया से, मल्लिका से, ये ध्यान रखिएगा। प्रसेनजीत का पुत्र कौन था जिसने शाक्यों पर आक्रमण किया था? तो वो था विदुधव, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विदुधव की सेना किस नदी की बाढ़ में नष्ट हो गई थी? तो अचिरावती नदी, ये ध्यान रखिएगा, अचिरावती नदी। क्योंकि मैंने एक एक सवाल को ऐड किया है ताकि आपके पेपर में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। और देखिए, वन लाइनर में ऐसा होता है कि जब आप वन लाइनर पढ़ते हैं तो इससे आपको याद जल्दी होता है। यहाँ मैंने इसको कहीं पढ़ा हुआ है तो इसी कारण अपन वन लाइनर में लेके आ रहे हैं। अंग महाजन का चित्र वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो अंग महाजनपद का जो चित्र है वो भागलपुर और मुंगेर बिहार में। नेक्स्ट, अंग के किस शासक ने ब्रह्मादत्त को प्रवजित किया था? तो सही आंसर होगा अंग शासक ने, जिसमें अंततः बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट, अंग की राजधानी चंपा का वास्तुकार कौन था? तो महागोविंद, ये ध्यान रखिएगा, महागोविंद। नेक्स्ट, चंपा को पुराणों में क्या कहा गया है? तो चंपा को पुराणों में कहा गया है मालिनी। अंग और मगध के बीच सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती थी? तो सही आंसर होगा चंपा नदी। नेक्स्ट, मगध का चित्र वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो मगध का चित्र वर्तमान में पटना एवं गया जिले में। अंग एवं मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंग एवं मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अर्थववेद में। अर्थववेद में मगध के निवासियों को क्या कहा गया है? तो वात्य, ये ध्यान रखिएगा, व्रात्य कहा गया है अर्थववेद में मगध के निवासियों को। वत्स का चित्र वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वत्स का चित्र जो वर्तमान में है इलाहाबाद, प्रयागराज एवं बांदा के वहाँ पर आसपास। बुद्ध के समकालीन वत्स का राजा कौन था? तो उस समय था उदयन। नेक्स्ट, उदयन को बौद्ध मत में किसने दीक्षित किया था? तो भिक्षु पिंडोल ने। स्वपवासदत्ता नाटक किसने लिखा? अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर स्वपवासदत्ता नाटक किसने लिखा ये पूछा जाए तो भास ने लिखा था। वत्स की राजधानी क्या हुआ करती थी? उस समय वत्स की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। नेक्स्ट, कौशाम्बी को लखपति व्यापारियों का नगर क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो कौशाम्बी था वो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, इसी कारण इसको लखपति व्यापारियों का नगर भी कहा जाता है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि लखपति व्यापारियों का नगर महाजनपद काल में किसको कहा जाता था? तो कौशाम्बी को कहा जाता था, ये आप थोड़ा याद रखिएगा। कौशाम्बी में बाज की आकृति वाली यज्ञशाला को क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है सीएन सिटी। अगला सवाल है, हस्तिनापुर के नष्ट होने पर किसने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया? तो नीसक्चु ने, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नाग यज्ञ कर समस्त नागों को समाप्त करने का प्रयास किसने किया था? तो जन्मेजय ने। वज्जी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वज्जी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक समुदाय, पशुपालक समुदाय। नेक्स्ट, वज्जी कितने राज्यों का संघ था? तो ये 8 राज्यों का संघ था। देखिए, अपन हिस्ट्री के एक एक टॉपिक को लगभग
अगले 30 दिन में अपन हिस्ट्री को पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। साथ ही साथ पॉलिटिकल और जियोग्राफी का भी अपन जल्दी शुरू करने वाले हैं, जिससे आपके एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस या कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी करें तो साथ साथ में आपकी तैयारी हो सके। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, साथ साथ ही हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप एसएससी की टेस्ट सीरीज ज़रूर खरीदिएगा। वज्जी संघ के प्रमुख गणराज्य कौन से थे? तो वज्जी संघ के थे वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विंध्य और कुंडूग्राम के यात्रिक, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, मगध और वज्जी के बीच सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती थी? तो इसका करता था गंगा नदी। अगला सवाल है, सुमंगल विलासनी में वज्जियों के कितने कुलों का उल्लेख है? तो 8 कुल्लू यानी 8 कुल, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मल्ल गणतंत्र कहाँ स्थित था? तो जो मल्ल गणतंत्र था वो वज्जियों के उत्तर पश्चिम में था। मल्ल राज्य की 2 शाखाएं कौन सी थी? तो मल्ल राज्य की 2 शाखाएं हुआ करती थी, पावा के मल्ल तथा कुशीनारा के मल्ल। पावा के मल्ल तथा कुशीनारा के मल्ल। कुशीनारा की पहचान किस आधुनिक स्थान से की जा गई है? तो गंडक नदी के किनारे कासिया नामक छोटी बस्ती से आधुनिक इसकी पहचान की गई है। नेक्स्ट है, अवंती की दोनों राजधानियों के बीच कौन सी नदी बहती थी? तो वेत्रवती। नेक्स्ट है, बुद्ध के समकालीन अवंती के राजा कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन थे चंड प्रघोत। नेक्स्ट है, चंड प्रघोत किस भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध बने थे? तो महाकच्छियान के प्रभाव में आकर वो बौद्ध बने थे। चंड प्रघोत के बीमार होने पर बिंबिसार ने किसे उनके उपचार हेतु भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। देखिए, प्रत्येक प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है, तो ऐसे नहीं है कि आप किसी भी प्रश्न को स्किप करते हुए चले। ये 30 मिनट का अगर वीडियो बनता है तो 30 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है, आप रील भी तो स्क्रॉल करते हैं। इससे अच्छा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपके भविष्य में होने वाले एक एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। चंड प्रघोत को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो उसको महासेन या चंड प्रजोत भी कहा जाता था। नेक्स्ट, अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किसने किया? तो शिशुनाग ने। नेक्स्ट है, महाभारतकालीन शासक शिशुपाल कहाँ का राजा था? जो शिशुपाल था महाभारतकालीन का वो थे छेदी महाजनपद के। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो वो था अस्मक। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद, तो 16 महाजनपद थे, उसमें से जो अस्मक हुआ करता था वो दक्षिण भारत में स्थित था। अस्मक को उसके पड़ोसी राज्य मूलक से कौन सी नदी अलग करती थी? तो गोदावरी। अस्मक के किस राजा ने कलिंग को जीता था? तो राजा अरुण ने। नेक्स्ट है, कुरु महाजनपद में जन्मेजय की राजधानी क्या थी? तो हस्तिनापुर। जैन ग्रंथ उत्तराधायन सूत्र में कुरु के किस राजा की चर्चा की गई है? तो राजा इशुकर की। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पांचाल राज्य को 2 भागों में बांटती थी? तो गंगा नदी। कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? तो जो कन्नौज का प्राचीन नाम था वो था महोदय नगर। नेक्स्ट है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है अपने ऋग्वेद में। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो विराटनगर। ये कई बार सवाल पूछा जाता है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो मत्स्य जनपद या फिर अन्य जो 16 महाजनपद है उनकी राजधानी को आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि राजधानी से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। सूरशहर की राजधानी मथुरा का उल्लेख किसने किया है? मैथुरा भी इसको कहा जाता था। तो इसका जो उल्लेख है, जब ग्रीक लेखक यहाँ आए थे तो इन्होंने इसकी चर्चा की थी। नेक्स्ट है, बुद्ध के समय मथुरा का राजा कौन था जो बुद्ध का शिष्य बना था? तो वो था अवंतीपुत्र। नेक्स्ट है, रामायण के अनुसार तक्षशिला की स्थापना किसने की थी? तो भरत के पुत्र तक्ष ने। ये इम्पोर्टेंट है। गांधार के किस राजा ने बिंबिसार के दरबार में दूत भेजा था? तो पुक्कू सारथी ने। कौटिल्य ने कम्बोजों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ। कम्बोज किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध थे? तो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए कम्बोज जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे। अगला सवाल है, बुद्ध के समय कितने प्रमुख गणराज्य थे? तो 10। बुद्ध के समय 10 प्रमुख गणराज्य थे। गणराज्यों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो रीच डेविड्स ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो बुद्ध के समय गणराज्य थे उसकी जो सर्वप्रथम खोज की थी वो रीच डेविड्स ने की थी। नेक्स्ट है, बुद्ध काल के 8 प्रमुख गणराज्य कौन कौन से थे? तो शाक्य, भग्य, कोली, बुली, कालाम, मल और मौर्य। जो एक तो मल थे कुशीनारा वाले और एक थे पावा वाले, जो इसकी 2 शाखाएं मानी जाती है। महापरिनिर्वाण सूत्र में वर्णित बुद्धकालीन 6 महानगर कौन से थे? तो 6 थे। एक तो था चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस। नेक्स्ट है, केपी जायसवाल ने केपी जायसवाल ने जो महाजनपद काल था, इस काल को किस पुस्तक में राष्ट्रीय राज्यों का काल कहा है? तो ये कहा है हिंदू पॉलिटी में। हिंदू पॉलिटी जो है वो केपी जायसवाल ने कहा है। कौटिल्य ने किन राज्यों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है? तो कम्बोज और सौराष्ट्र को।
नेक्स्ट है, कौटिल्य ने किन राज्यों को राज शब्दोपजीवी कहा है? तो वज्जी तथा मल को। नेक्स्ट, वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था की जानकारी किस टीका से मिलती है? तो सुमंगल विलासनी से। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो उस समय कहा जाता था सूत्रधार। तो महाजनपद काल और द्वितीय नगरीकरण का समय था, उस समय न्यायाधीश को सूत्रधार कहा जाता था। राजा के सभी निर्णय एवं सजा के विवरण का रजिस्टर क्या कहलाता था? तो पवेनी पोटक। पवेनी पोटक। जो अपन सवाल पढ़ रहे हैं ये सभी महाजनपद काल के हैं, तो उसी काल से रिलेटेड इसको समझिएगा। कुशीनारा के मल्लों ने बुद्ध का स्वागत न करने वाले पर कितने दंड का आदेश दिया था? तो ये दिया था 500 कहापण का। नेक्स्ट है, अजातशत्रु से मुकाबला के लिए वैशाली के लिच्छवियों के नेतृत्व में कितने राज्यों का संघ बना था? तो 36 राज्यों का। नेक्स्ट, पावा और कुशीनारा के मल्लों को कौन सी नदी अलग करती थी? तो कखुत्थ नदी। कखुत्थ नदी। नेक्स्ट, आधुनिक पडरौना की पहचान किस प्राचीन स्थल से की गई है? तो ये की गई है पावा से। मल्लों का शासक कौन था? तो ओककाक। जो ओककाक था वो मल्लों का शासक हुआ करता था। कौन सा जैन ग्रंथ भिक्षुओं को गण राज्यों में न जाने की चेतावनी देता है? तो आचारंग जो सूत्र है, आचारंग सूत्र, वो भिक्षुओं को गण राज्यों में न जाने की चेतावनी देता है। पाणिनि ने संघों को क्या कहा है? तो आयुधजीवी। ये ध्यान रखिएगा। सूत निपात में वैशाली को क्या गया है? तो मगधपुरम। नेक्स्ट है, वैशाली गण राज्य में राज्यों की संख्या कितनी बताई गई है? 7,707। प्लस वाले गण राज्यों में अपराधियों की परीक्षा कितने न्यायालयों में होती थी? तो ये होती थी 8 न्यायालयों में। देखिए, जो ये मैं जितने टॉपिक वाइज जितने अपन वन लाइनर पढ़ रहे हैं, चाहे 200 सवाल हो, 300 सवाल हो, तो इन सभी टॉपिक के, हिस्ट्री के लगभग 20 से 25 टॉपिक होंगे, सभी के वन लाइनर आपको हमारे इस व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल रहेंगे। आप हमें डीएम कर सकते हैं और जो भी चार्ज होगा उस चार्ज के बदले आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर लीजिएगा। गण राज्यों के प्रतिनिधि सभा को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था संस्थागार। संस्थागार में आसनों की व्यवस्था करने वाला अधिकारी कौन था? तो आसन पन्नापक। नेक्स्ट है, गण राज्यों में मतदान अधिकारी क्या कहलाता? तो सलाह का ग्राहक। नेक्स्ट है, शासन कार्य में परामर्श देने वाली संस्था का नाम उस समय क्या हुआ करता था? तो अष्टकुलक। नेक्स्ट, मगध की सुरक्षा का मुख्य भौगोलिक कारण क्या था? तो 5 पहाड़ियों से घिरी सामरिक जो स्थिति थी वो मगध की सुरक्षा का मुख्य भौगोलिक कारण हुआ करता था। नेक्स्ट, हर्यक वंश से पहले मगध पर किस वंश का शासक था? तो बृहदर्थ वंश का। बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रिपुंजय। ये सवाल पूछा जाता है कई बार, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जरासंध ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था गिरिवर्ज को। हर्यक वंश का शासनकाल क्या माना जाता है? जब आप हर्यक वंश को देखते हैं तो इसका शासनकाल जो था वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हर्यक वंश को। मगध का प्रथम साम्राज्य किस कुल से प्रारंभ होता है? तो ये होता है हर्यक कुल से। नेक्स्ट, हर्यक वंश का प्रथम ज्ञात शासक कौन था? तो था भट्टिया का पुत्र बिंबिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे का माना जाता है? तो ये माना जाता है बिंबिसार को। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने अंग के किस शासक को पराजित किया था? तो ब्रह्मदत्त को। मगध साम्राज्य का प्रथम कदम किसने माना जाता है? तो अंग का जो विलय था वो मगध साम्राज्यवाद का प्रथम कदम माना जाता है। बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल देवी किसकी बहन थी? तो ये बहन थी प्रसेनजीत की। बिंबिसार को दहेज में कहाँ का राजस्व प्राप्त हुआ था? तो ये राजस्व प्राप्त हुआ था काशी का। बिंबिसार की अपनी अन्य पत्नियां कौन सी थी? तो बिंबिसार की अन्य पत्नियां थी चेलना और खेमा। नेक्स्ट, वेदवी वासवी की पहचान किससे की जाती है? तो ये की जाती है छेलना से। नेक्स्ट है, महावग के अनुसार बिंबिसार की कितनी पत्नियां थी? तो महावग के अनुसार बिंबिसार की 500 पत्नियां थी। नेक्स्ट है, मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है शत्रुजस। ये ध्यान रखिएगा। आगे अपन देखें तो जैन साहित्य में बिंबिसार का क्या नाम मिलता है? तो ये मिलता है श्रेणिक। नेक्स्ट, सिंध का कौन सा शासक बिंबिसार का मित्र हुआ करता था? तो रुद्रायन। आगे देखें तो मगध की आरंभिक राजधानी गिरिवर्ज की स्थापना किसने की थी? तो वसु ने। नेक्स्ट, गिरिवर्ज को और किस नाम से पहचाना जाता था? तो कुशाग्रपुर। नेक्स्ट है, लिच्छवियों की शक्ति के कारण बिंबिसार ने कौन सी नई राजधानी बनाई थी? तो ये बनाई थी राजगृह। अगर आगे अपन देखें तो महावग के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में कितने गांव हुआ करते थे? तो ये हुआ करते थे 80,000, यह महावग के अनुसार। नेक्स्ट, बिंबिसार ने भिक्षुओं के लिए कौन सा शुल्क समाप्त किया था? तो नदी पार शुल्क हुआ करता था तर्पण ने, उसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट, बिंबिसार का राजवंश जीवक किसका पुत्र था? तो साल्वती का। जीवक का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? ये पूछा जाए तो ये किया गया था राजकुमार अभय द्वारा। राजगृह में गणिकाभिषेक किसका हुआ था? तो इससे आंसर होगा साल्वती का।
अजात शत्रु किसके उकसाने पर अपने पिता की हत्या कर शासक बना? तो देवदत्त। इसका सही आंसर होगा देवदत्त। नेक्स्ट है, किन ग्रंथों में अजात शत्रु को पितृहंता कहा गया है? तो बौद्ध ग्रंथों में अजात शत्रु को पितृहंता कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में अजात शत्रु के अन्य क्या नाम मिलते हैं? तो वैदेही पुत्र एवं अशोक चंड। नेक्स्ट, कुणिक कुणिक किस शासक का नाम हुआ करता था? तो कुणिक था वो अजात शत्रु को ही कहा जाता था। नेक्स्ट है, औपपातिक सूत्र में अजात शत्रु को क्या कहा गया है? तो देवनाम प्रिय। नेक्स्ट है, वज्जी संघ और अजात शत्रु के बीच संघर्ष का कारण क्या था? गंगा नदी के किनारे हीरो की खानें हुआ करती थी और इसी कारण वज्जी संघ और अजात शत्रु के बीच संघर्ष चलता रहता था। नेक्स्ट है, अजात शत्रु के उस मंत्री का नाम क्या था जिसने वज्जियों में फूट डाली थी? तो इससे आंसर होगा वस्कार। वस्कार। आगे देखें तो वत्सकार ने वज्जियों में फूट डालने के लिए किससे सलाह ली थी? तो महात्मा बुद्ध से। नेक्स्ट है, अजात शत्रु का दूसरा प्रभावशाली मंत्री कौन था? तो इससे आंसर होगा सुनिधि। आगे देखें तो वज्र संघ के विरुद्ध युद्ध में अजात शत्रु ने किन अस्त्रों का प्रयोग किया? तो रथ मुसल एवं महाशिला कंटक का। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 अस्त्र हुआ करते थे। बिंबिसार ने अपने किन 2 पुत्रों को शेषनक, हाथी और हार दिया था? तो इससे आंसर होगा हल एवं बेहल को। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र की महत्ता सबसे पहले किसने पहचानी थी? तो ये थी पाटलिपुत्र की अजात शत्रु ने। अजात शत्रु की पुत्री पद्मावती का विवाह किससे हुआ था? तो ये हुआ था उदयन से। नेक्स्ट है, अजात शत्रु के शासनकाल में किस वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो 8वें वर्ष में। ये ध्यान रखिएगा, 8वें वर्ष में। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके काल में हुआ? तो राजगृह में हुआ था अजात शत्रु के काल में। प्रथम बौद्ध संगीति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है सवाल, बार बार ये सवाल रिपीट होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बुद्ध भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, ये कथन अजात शत्रु ने कहाँ कहा था? तो ये कहा था दिग्निकाय में। नेक्स्ट है, अजात शत्रु की हत्या किसने की? तो उदयन ने अजात शत्रु की हत्या की थी। लेस वाले किस ग्रंथ में उदयन को धर्मात्मा कहा गया है? तो ये कहा गया है गार्गी संहिता में। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। मगध की राजधानी राजगिरत्र से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की? तो उदयन ने। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है, उदयन के बाद उसके पुत्रों के नाम क्या थे? तो अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अपन जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। नागदशक को अपदस्थ कर नए वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने। शिशुनाग ने किन महाजनपदों को जीतकर मगध में मिलाया था? अवंती एवं वत्स को। वाले शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो ये बनाया था वैशाली को। नेक्स्ट, शिशुनाग नाग पड़ने का कारण क्या था? तो नाग द्वारा रक्षित होने के कारण। आगे देखें तो शिशुनाग ने अवंती के किस शासक को पराजित किया था? तो अवंती वर्धन को। आगे देखें तो प्राचीन भारत में जनता द्वारा चुना गया प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन सा था? तो शिशुनाग। आगे देखिए, पुराण एवं दिव्य दान में कालाशोक का क्या नाम मिलता है? तो ये मिलता है काकवर्ण। ये ध्यान रखिएगा, काकवर्ण। आगे देखें तो पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी किसने बनाया था? तो कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके काल में हुआ था? तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी, ये जो बौद्ध संगीतियाँ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको जरूर याद रखना है क्योंकि कई बार सवाल इसी में से बनता है। जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो वैशाली में हुई थी और कालाशोक के काल में हुई थी। हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या किसने की थी? तो महापद्मानंद ने। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन। नंदवंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद्मानंद ने। साथियों इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और आप कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर दीजिएगा। महापद्मानंद किस वर्ण का शासक था? तो शूद्र का। महाबोधि वंश में महापद्मानंद का क्या नाम मिलता है? तो उग्रसेन। विंध्य के दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मगध सम्राट कौन था? तो महापद्मानंद। महापद्मानंद को किन उपाधियों से नवाजा गया था? तो शेष होगा सर्वसंत्रानक एवं भार्गव। आगे देखें तो इनको अन्य कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो इन्होंने एकराट, एक छत्र और कली का अंश, ये जो उपाधियां थी ये इन्होंने धारण की थी। किस अभिलेखों से नंद द्वारा कलिंग विजय का प्रमाण मिलता है? तो हाथी गुम्बा अभिलेख से। नंद राजा कलिंग से किसकी प्रतिमा ले गया था? तो जो नंद राजा था वो कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा को ले गए थे। महापद्मानंद का मित्र कौन हुआ करता था? उस समय जो पाणिनि था वो इनका मुख्य मित्र हुआ करता था। आगे देखें तो महापद्मानंद ने क्षत्रियों का विनाश किसकी सहायता से किया था? तो कल्पक की सहायता से। मैंने एक एक सवाल को ऐड किया है ताकि आपको इंटरेस्ट भी आए और आपका एक भी टॉपिक का जो सवाल है वो इससे बाहर नहीं जाए। सिकंदर का समकालीन नंद शासक कौन था? तो घनानंद। नेक्स्ट है, यूनानी लेखकों ने घनानंद को क्या नाम दिया है? तो ये दिया है अग्रमेज। घनानंद का सेनापति कौन था? तो शेषु का भद्रसार।
नेक्स्ट है सकतार एवं राक्षस किसके मंत्री हुआ करते थे? तो ये घनानंद के मंत्री हुआ करते थे। घनानंद ने अपनी धनराशि कहाँ पे छिपाई थी? तो गंगा के भीतर गुफा में ये अपनी धनराशि छिपाते थे। नंदों के पास कितनी स्वर्ण मुद्राएं थी? तो ऐसा माना जाता है कि 99 करोड़ जो थी इनके पास स्वर्ण मुद्राएं थी। नंद वंश के पतन में किस धर्म की भूमिका मानी जाती है? तो सही आंसर होगा जैन धर्म की। त्रिमुनि किन्हें कहा जाता है? तो त्रिमुनि कहा जाता है पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसको ऐड कीजिएगा। पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि, इन्हें त्रिमुनि कहा जाता है। नंदों ने मापतोल की कौन सी प्रणाली चलाई थी? तो ये चलाई थी नंदो प्रक्रमानी मानानी। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा इसका। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। ये सवाल तो कई बार पूछा गया है। अब प्राचीन भारत में 12 प्रकार के पुत्र हुआ करते थे। अब उन पुत्रों को अगर देखें तो औरस पुत्र जो है वो विधिवत विवाह से उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र कहलाता था। साथ ही साथ नियोग से उत्पन्न पुत्र जो होता था वो क्षत्रस पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र था वो दत्तक पुत्र कहलाता था। साथ ही साथ स्वीकृत किया गया पुत्र जो होता था उसे कृत्रिम पुत्र कहा जाता था। अगर घुढ़ज पुत्र पूछा जाए तो अज्ञात पिता वाला पुत्र जो था वो घुढ़ज पिता पुत्र कहा जाता था। साथ ही साथ अपवित्र पुत्र किसे कहा जाता है? तो त्यागा गया या अपनाया गया पुत्र। कानीन पुत्र किसे कहा जाता है? तो ये विवाह पूर्व जन्मा पुत्र कानीन पुत्र। नेक्स्ट, सहोट पुत्र किसे कहा जाता है? तो गर्भवती स्त्री से विवाह के बाद जन्मा पुत्र। कृतक पुत्र किसे कहा जाता है? तो खरीदा गया पुत्र। पौन भर्व पुत्र किसे कहा जाता है? तो पुनर्विवाहित स्त्री का पुत्र। स्वयं दत्त पुत्र किसे कहा जाता है? तो स्वयं को किसी को समर्पित करने वाला पुत्र। और पार्श्व पुत्र किसे कहा जाता है? तो ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र स्त्री से उत्पन्न पुत्र। तो ये देखिए महाजनपद काल से रिलेटेड अपन ने जितने सवाल थे अपन ने उनको देखा और परीक्षा की दृष्टि से ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। साथियों, एक बार चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें और हिस्ट्री के जो नोट्स है हिस्ट्री के प्रत्येक टॉपिक के जितने वन लाइनर बन रहे हैं लगभग बहुत सारे PDF बनेंगे। ये आपको चाहिए तो आप हमें सीधा DM कर सकते हैं 7014975639 पर। वहाँ पर ये सब आपको पेड अवेलेबल रहने वाले हैं और इसका चार्ज मात्र 99 रुपीज़ रहने वाला है और 99 रुपीज़ में ये आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।